वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे। पेपर नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर नंबर 2 में क्या पढ़ना है, इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हालांकि आपको एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास करूँगा। पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में। मतलब कि हिंदी में बोलेंगे प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज, या इसको कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज। ठीक है। पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में। ठीक है। तो आज का जो वीडियो होगा वो लिखित टाइप के मॉडल पेपर का होगा, मतलब जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे और उनके उत्तर को बताने का प्रयास मैं करूंगा कि कैसे कैसे आपको लिखना है। तो और इसके बाद में पेपर नंबर 2 का लिखित मॉडल पेपर आएगा। तो आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है पेपर नंबर 1 में, और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग बहुत ही बारीकी से पूरे के पूरे सिलेबस को जानने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जानेंगे। 3 खंड में आपका पेपर जो होता है वो बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। बात की जाए खंड आ की, तो खंड आ में निर्देश आपको दिया जाएगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न आपको दिए होते हैं लघु उत्तरीय में। उन 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्नों को करना होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है और उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय टाइप में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं? बताइए, पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं? पुरुषार्थ आप सभी को पता होगा, हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों की बात की गई है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ठीक है। जिनमें से जो 3 जो शुरुआत के हैं, यानी धर्म, अर्थ और काम, ये 3 जो पुरुषार्थ हैं इनको त्रिवर्ण भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गृह आश्रम या गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति 3 अवस्थाओं से गुजरता है या 3 चीज़ों को करता है, धर्म, अर्थ और काम को। धर्म माने होता है एक प्रकार से, अगर धर्म की बात की जाए तो प्राचीन भारतीय समाज का केंद्र बिंदु रहा है धर्म। ठीक है। और धर्म, अर्थ, काम, ये 3 तो होते हैं त्रिवर्ण, लेकिन एक होता है, इन्हीं तीनों को अगर सामंजस्य आप कर लेंगे तो होता है मोक्ष की प्राप्ति आपको मिल जाती है। तो जीवन का उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना ही होता है। ठीक है। तो इसी में से धर्म, अर्थ और काम तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किसी के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। अगर धर्म, अर्थ या काम तीनों में से किसी एक की भी कमी रह गई तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष का मतलब है कि इस पृथ्वी से आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब होता है जैसे कि धारण करना, पूजा करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, दान देना, तीर्थ स्थानों का ग्रहण करना, मतलब सॉरी भ्रमण करना, मंदिरों में जाना, दान लेना, दान देना, ये सब जो होता है धर्म का कार्य होता है। तो धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके, या धर्म में जो बातें बताई गई हैं, धर्म धार्मिक जो लक्षण है, धर्म के जो आचार विचार हैं, व्यवहार हैं, उन्हीं का अगर आप फॉलो करते हैं, उन्हीं पर एक प्रकार से आप चलते हैं, तो वो होता है एक प्रकार से धर्म। ठीक है। अच्छा, धर्म के बताए हुए मार्ग के माध्यम से आप जो है पैसा कमाएं, यानी अर्थ जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। अर्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे दैनिक जीवन में आप धन संपत्ति कमाते हैं जिसका उपयोग पड़ता है, कई सारे चीज़ों में आप धन का प्रयोग करते हैं। तो धन जो होता है, धन मता रुपया पैसा, वो सब होता है अर्थ। यानी आप रुपया पैसा कमाएं लेकिन 2 नंबरी पैसा ना कमाएं, 1 नंबर का पैसा कमाएं। मतलब कि अर्थ का सीधा सा मतलब होता है पुरुषार्थ का जो दूसरा तत्व है अर्थ। अर्थ की अगर बात की जाए तो धन संचय आप करें, लेकिन आप अत्यधिक धन संचय पर फोकस ना करें। ठीक है। धन संचय धर्म के द्वारा होना चाहिए, अधर्म के द्वारा नहीं। जनता का शोषण करके आप अगर धर्म कमा रहे हैं तो वो पाप हो जाता है। ठीक है। आप धन कमाएं, पैसा कमाएं, लेकिन
उससे किसी को हानि ना हो, जिस तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं वो हो जाएगा आपका अर्थ। अगर आपने ऐसा किया तो आपका अर्थ वाला भी कॉलम पूरा हो गया। क्योंकि धर्म के बताए हुए मार्ग पर आप जब चल करके आप पैसा कमाएंगे तो वो हो जाएगा अर्थ। लेकिन अर्थ के बाद में एक और आता है काम। काम जो है मनुष्य का तृतीय सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ होता है। और प्राचीन भारतीय विचारकों ने काम के अंतर्गत जैसे मानसिक, शारीरिक और कलात्मक या संवेगात्मक सुख जो मिलते हैं हमको, उसी को बोला जाता है काम। ठीक है। काम मतलब होता है जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति। और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जब रहता है तो वो काम का सीधा सा मतलब, कुछ विद्वानों ने केवल जो है इंद्रिय सुख या यौन सुख को ही काम बता दिया है। लेकिन काम का मतलब होता है जीवन की जितनी भी इच्छाएं, चाहे मानसिक इच्छा हो, चाहे शारीरिक इच्छा हो, चाहे कोई कलात्मक इच्छा हो, चाहे कोई संवेगात्मक इच्छा हो, सभी प्रकार की इच्छाओं को अगर इकट्ठा कर लें, समाहित कर लें, समन्वित कर लें, तो वो होता है काम। ठीक है। तो काम का मतलब होता है जीवन की जो इच्छाएं हैं उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। तो इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति इंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो अगर वो अपने जो है, जो भी वो सोच रहा है, जो भी इंद्रिय सुख हो उसको प्राप्त करना चाह रहा है, उसको अगर प्राप्ति हो जाती है तो वो होता है काम। यानी जब आप पैसा कमा लेंगे तो पैसा कमाने के बाद में आप अपने जो भी आप सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। ठीक है। तो धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके आप पैसा कमाएं और उन्हीं पैसों से अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर ले जाएं। तो ये होता है आपका त्रिवर्ण, या ये होता है एक प्रकार से तीन पुरुषार्थ। और इन्हीं तीनों पुरुषार्थों का अगर तालमेल बढ़िया से बैठ जाता है तो आपको मिलता है क्या भाई? मोक्ष मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये होता है एक प्रकार से पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ से यही हम लोग समझते हैं। ठीक है। क्लियर। मोक्ष शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मोक्ष की, वो मुक्त धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है मुक्त करना। तो मोक्ष का सीधा सा मतलब होता है आत्मा की मुक्ति। ठीक है। और यही मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। तो ये होता है मोक्ष। ठीक है। समझ में आ गई चीजें। तो मोक्ष प्राप्ति जो है आपकी तीन चीजों पर डिपेंड करती है। किस पर? किस पर भाई? धर्म, अर्थ, काम पर। ठीक है। तो ये होता है आपका पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ से हम लोग यही समझते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। दूसरा प्रश्न, विवाह के प्रकार बताइए। विवाह कितने प्रकार का होता है? विवाह की अगर बात की जाए तो विवाह मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार। विवाह कितने प्रकार के होते हैं भैया? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विवाह? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका मतलब सीधा सीधा है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिख देना विवाह 8 प्रकार के होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है। और स्मृति ग्रंथों में अगर आप देखेंगे खास करके तो उसमें आपको 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलेगा। एक विवाह होता है ब्रह्म विवाह, एक होता है दैव विवाह, एक होता है आर्ष विवाह और एक होता है प्रजापात्य विवाह। ये 4 विवाह जो होते हैं ये समाज की दृष्टि से वैध माने जाते हैं। और जो अंतिम 4 विवाह हैं, यानी कि जो 5वां विवाह है आपका, वो होता है आसुर विवाह। छठा विवाह है गंधर्व विवाह, 7वां है राक्षस विवाह और 8वां विवाह है पैशाच विवाह। ये जो 4 विवाह हैं, तो ये 4 विवाह एकदम से समाज की दृष्टि से वैध नहीं माने जाते हैं। समाज इसकी स्वीकृति नहीं देता है। और समाज स्वीकृति देता है किसकी? शुरुआत की, यानी कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह समाज की दृष्टि से वैध और सही माने जाते हैं। जबकि आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह जो हैं, या ये जो है समाज की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते हैं, यानी कि समाज इसको मान्यता नहीं देता है। क्लियर। ये बात हो गई विवाह को लेकर के। एक दिन मैं इन 8 विवाहों पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि कौन कौन से विवाह जो होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। ठीक है। ब्रह्म विवाह जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। इसमें जो पिता होता है वो सावधानी पूर्वक वेद यज्ञ करके या जो भी चीज़ें करना होता है वो, और गुणवान शीलवान जो व्यक्ति होता है, वर होता है, उसको चुन करके और उसको अपने घर पर बुलाता है, उसकी पूजा करता है, वस्त्र और आभूषण देता है उसको, और कन्या को उसको दे देता है। ठीक है। ये होता है आपका ब्रह्म विवाह। ठीक है। और इस अवसर पर कुछ उपहार भी देता है। वर के कुल, आचरण, विद्या, स्वास्थ्य, इन सभी पर एक प्रकार से धर्मनिष्ठता के साथ ध्यान देता है वो जो लड़की का पिता होता है। तो सबसे फेमस विवाह होता है ब्रह्म विवाह। ठीक है। इसी प्रकार से दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य, इन सभी के बारे में हमने एक बार ऑब्जेक्टिव वाला जब मॉडल पेपर में बता रहा था तो उसमें हमने चर्चा करी थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो चर्चा करूंगा उस पर। तो 3-4 जो ऊपर वाले हैं ये अच्छे माने जाते हैं विवाह, और 4 नीचे वाले हैं ये विवाह अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो ये दो मतलब विवाह के प्रकार हो गए 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत क्या है भाई?
दैवीय सिद्धांत का क्या मतलब है, सीधा सीधा बताएं। दैवीय सिद्धांत का मतलब होता है कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उससे, ठीक है। चूंकि राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत आए हैं, तो प्राचीन भारत में राज्य का की उत्पत्ति को लेकर के सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की बात की तो सबसे प्राचीन और सबसे काल्पनिक सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत होता है। क्योंकि जब राज्य नहीं था उससे पहले मतलब राज्य कैसे बना, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के ये सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। और दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यह मान्यता है कि राजा जो होता है ईश्वर की रचना होती है, और राजा पृथ्वी पर ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और वो आता है, जैसे आप जनता का प्रतिनिधि होता है सांसद, और सांसद को भेजते हैं आप संसद में, वो पूरे के पूरे जनता की बातों को रखता है, ठीक है, उस एरिया की बातों को रखता है, चाहे सांसद की बात की जाए चाहे विधायक की बात की जाए। क्लियर। तो इसी प्रकार से जो राजा होता है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि होता है, और राजा खास करके यहाँ पर शासन करता है, और खास करके अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है, केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है राजा। राजा अपने कार्यों के लिए किसी मानव, किसी मानवीय संस्था या लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो भगवान के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से बताया गया। तो इस सिद्धांत के समर्थन में सबसे पहले यहूदी लोग जो थे उन लोगों ने बताया कि भाई राजा ऐसे हुआ करते थे। ग्रीक और रोम में इस सिद्धांत को मान्यता मिलती है, और भारतीय परंपरा में आप देखिएगा तो महाभारत का जो शांति पर्व है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, मतलब सॉरी, शांति पर्व में आप देखिएगा दैवीय सिद्धांत का संकेत मिलता है। मनुस्मृति में भी आप देखिएगा उसमें कहा गया कि इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण से क्या हुआ, जब लोग इधर उधर भागने लगते हैं तब प्रभु ने क्या किया, भगवान ने राजा का सृजन किया, राजा को यहाँ पर भेजा। बाइबल कहता है कि ईश्वर को समस्त शक्तियों का स्रोत और राजा को उसका प्रतिनिधि बताता है। तो कुल मिलाकर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को उस समय के लगभग अधिकतर धर्मों ने भी स्वीकार किया, अधिकतर लोगों ने भी स्वीकार किया। भारत में राजा को सूर्य पुत्र, और नेपाल में विष्णु का अवतार कहा जाता है राजा को। रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी पुस्तक, उनकी एक है पुस्तक पैट्रियार्की पुस्तक में आदम को पृथ्वी पर पहला राजा बताया है। और इसी प्रकार से भारतीय मान्यता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारत के मतलब जो है पहले राजा या पृथ्वी पर पहले राजा के रूप में मनु आए, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर मान्यता रही राजा को लेकर के। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है इल्स ऑफ फ्री मोनार्कीज, तो इल्स ऑफ फ्री मोनार्कीज जिस पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है जेम्स प्रथम ने, इंग्लैंड के राजा थे। उन्होंने कहा राजा के बारे में कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती प्रतिमाएं हैं, राजा कभी दुराचारी नहीं होता है, एक कुष्ठ राजा के आचरण की जांच ईश्वर के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से फ्रांस के राजा भी हैं लुईस 14वें, उन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। कुल मिलाकर के राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है, इस बात को हर व्यक्ति स्वीकार करता है, और राजा ईश्वर की संतान है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इस मान्यता को एक प्रकार से लोगों में ये मान्यता रही। तो ये सिद्धांत होता है कि भाई राज्य ऐसे बना, चूंकि जब इधर उधर लोग भागने लगे, लोगों में अराजकता फैल गई, लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, कहा सुनी होने लगी, तो ऐसे में क्या हुआ कि भगवान ने सोचा कि मनुष्य आपस में लड़ भिड़ करके मर जाएंगे, इसीलिए पूरा का पूरा तालमेल बैठाने के लिए भगवान ने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा जो कि राजा के रूप में पृथ्वी पर आया। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति होती है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इसी बात को स्वीकार करता है। दैवीय सिद्धांत का एक प्रकार से सबसे पहली बात तो ये कि दैवीय सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर निर्मित एक संस्था होती है, पहली बात। दूसरी बात, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तीसरी बात, राजा जो होता है अपने अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है, और यह दैवीय गुणों से युक्त होता है राजा, ठीक है। चौथी बात, राजा निरंकुश होता है, मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई जनता के द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, राजा को अगर कोई रोकेगा तो ईश्वर रोकेगा। और इसके अलावा पांचवी बात यह है विशेषता दैवीय सिद्धांत की कि राज्य, शासन और राजा तीनों एक रूप हैं, और इसके अलावा राजपद वंशानुगत है, प्रजा इस अधिकार को छीन नहीं सकती है। राजा का पुत्र ही राजा होगा, चाहे उसके पास टैलेंट है कि नहीं है, लेकिन वो राजा वही होगा जो राजा का लड़का होगा। ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये स्वीकार करता है। और राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा के लिए अनिवार्य हो जाता है, ये बात भी बताया गया दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में। तो ये रहा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। हालांकि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के आलोचनाएं भी हुई, विद्वानों ने इसमें आलोचना करी,
कहा कि विद्वानों ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है इतिहास में कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह सिद्धांत राजनीतिक चेतना, आर्थिक आवश्यकता और रक्त संबंध आदि की उपेक्षा करता है, और इस दृष्टि से देखें तो ये सिद्धांत उतना सफल नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह सिद्धांत राजा को निरंकुश और अत्याचारी बनाता है, क्योंकि जनता राजा को हटाने में असमर्थ है, और इस प्रकार से इसकी आलोचना करी। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह सिद्धांत जनता को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं देता है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं करता है, तो इस प्रकार से आलोचना करी। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह सिद्धांत केवल राजतंत्र पर लागू होता है, जनतंत्र पर लागू नहीं होता है। ठीक है, चूंकि जनतंत्र भी शुरुआत से ही रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी आलोचनाएं भी करी, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत की। तो ये था दैवीय उत्पत्ति का प्रथम सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत भैया? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना और लोकहित करना ही लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है। ठीक है, लोकहित से तात्पर्य होता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर की असमानता को दूर किया जाए, उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करी जाए राज्य के द्वारा, और इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष, वर्ग विशेष अथवा समाज के किसी अंग विशेष का हित साधना मात्र नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज का हित साधन करने का या संपूर्ण समाज का हित साधने का काम करता है, जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है। भारत एक वेलफेयर कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो भारत कैसा भैया? भारत एक वेलफेयर कंट्री है। वेलफेयर मतलब होता है लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ रहे हैं चीज़ों को। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि वह समाज जहां राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चित पूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित वितरण हो सके, वही लोक कल्याणकारी राज्य होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी दी। इसके अलावा और भी विद्वानों ने कहा। कुल मिलाकर के लोक कल्याणकारी राज्य की अगर बात की जाए तो D.W. कैंट कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है, और इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि अपने राज्य की जनता को शिक्षा दी जाए, भरपूर मतलब जहाँ तक हो सके फ्री में शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे राज्य, बेरोजगारी है तो उसको दूर करे, वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था करें। तो ये सब राज्य जो होते हैं लोक कल्याणकारी राज्य हैं। ठीक है, और लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों की सभी प्रकार से सुरक्षा करना। तो ऐसा राज्य जहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था होती है, बेरोजगारी को कम किया जाता है, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संरक्षण प्राप्त होता है, सभी को स्वतंत्रता मिलती है, तो ऐसे राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य हम कहते हैं। क्लियर, लोक कल्याणकारी राज्य की कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अगर बात करें, पहली विशेषता यह है कि राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है इससे। दूसरी बात, राजनीतिक सुरक्षा का प्रबंध होता है। तीसरी बात, प्रजातांत्रिक पद्धति है ये। चौथी बात, नागरिक स्वतंत्रताएं भी मिलती हैं लोगों को, सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। पांचवी बात, सामाजिक समानता की व्याख्या करता है लोक कल्याणकारी राज्य। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा का भी प्रबंध करता है, सभी प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करता है, संपत्ति और आय का समान वितरण करता है, न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन देता है, मतलब कि बहुत कम पैसे में, मतलब बहुत कम काम करने पर भी पैसे आपको उचित मात्रा में मिलेंगे, इन सभी चीज़ों का आश्वासन देता है, खास करके राज्य या जो देश होता है वो। तो वेलफेयर स्टेट जो है भारत को बनाने को लेकर के भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारत को एक वेलफेयर कंट्री बनाने के प्रयास के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी के तहत आप देखते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, वृद्धा पेंशन की बात की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा और भी तमाम से समान वेतन आयोग की बात भी करते हैं कि भाई जो है मतलब कि सभी के लिए समान वेतन की बात होती है, मतलब कि मतलब जितना काम करो उतना पैसा मिले, इस प्रकार का जो नीति आती है सब वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ही आती है। क्लियर, तो लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना भी बहुत सारे विद्वानों ने किया। कहा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, इससे नौकरशाही का बोलबाला होता है, और
आक्रमण, व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती, बहुत सारे लोग राज्य के भरोसे पे बैठे रहते हैं, ठीक है। अधिक व्ययशील होता है, ये बहुत ज़्यादा खर्चा होता है सरकार का। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में ये सब बातें अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा। कुल मिलाकर के लोक कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय में यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय राज्य माने जाते हैं, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात करने, नौकरशाही का भय होने, ऐच्छिक समुदाय पर आघात तथा अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था होने के कारण से इसकी आलोचनाएं भी बहुत सारी हुई हैं। और इन दोषों के होते हुए भी लोक कल्याणकारी राज्य की अगर बात करें तो राज्य के महत्व को, खास करके लोक कल्याणकारी राज्य का जो महत्व है, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज भी भारत देश जैसे बड़े बड़े देश जो हैं वो लोक कल्याणकारी जो है दर्शन पर काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये है लोक कल्याणकारी राज्य, जिसके बारे में हमने बताया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत कौन, मतलब क्या है, इसको बताएं। तो कौटिल्य ने इस सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है सप्तांग सिद्धांत में अपने। और सप्तांग जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना, सप्त और अंग। सप्त माने होता है 7 और अंग माने होता है हिस्सा, ठीक है। तो 7 हिस्सों से मिलकर के राज्य बनता है। अगर ये 7 हिस्से जब तक जुड़े रहते तो राज्य अच्छे तरीके से चलता है। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने बताई थी, वही है सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत में मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। पहला अंग होता है आपका राजा यानी कि स्वामी जिसको बोलते हैं। दूसरा अंग होता है अमात्य यानी जिसको मंत्री बोलते हैं। तीसरा होता है जनपद यानी कि जो एक प्रकार से एक भूभाग होना चाहिए, एक भूमि और जनसंख्या दोनों उसमें शामिल होती हैं जनपद में, तो वो भी होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक राज्य कहाँ से बनेगा। चौथी बात है दुर्ग यानी किला होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से अगर किला नहीं होगा तो फिर एक प्रकार से कोई राजा अगर आपको आक्रमण करना चाहेगा तो आक्रमण कर सकता है बहुत आसानी से, लेकिन अगर किला बना है, आपका दुर्ग बना है, तो ऐसी स्थिति में आप पर आक्रमण बहुत देर में होगा। तब तक आप जो है उस पर मतलब वो क्या कर देंगे, उस पर एक प्रकार से मतलब आक्रमण करवा देंगे और वहाँ से दुर्ग बने होते तो बहुत आसानी होती है युद्ध जीतने में। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों के बारे में बताया है। एक औद्योगिक दुर्ग होते थे जिसके आसपास पानी हो, नदी हो, तालाब हो, जिसके मतलब जो ऐसा बनाया जाए दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी, तालाब ये सब हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको बोलते थे औद्योगिक दुर्ग। दूसरा दुर्ग था पार्वत दुर्ग। पार्वत दुर्ग जिसके चारों तरफ चट्टाने हो, पहाड़ हो, ऐसे दुर्ग बनते थे, उसको पार्वत दुर्ग बोलते थे। एक दुर्ग हुआ करता था तीसरा, उसका नाम है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग जो होता था उसके चारों ओर रेगिस्तान होता था और खास करके वहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत होती थी और उसके बीच में एक प्रकार से बनता था किला, ठीक है। और एक दुर्ग होता था वन दुर्ग जिसके चारों तरफ जंगल या वन होते थे, कांटेदार झाड़ियाँ होती थी, उसको बोलते थे। तो 4 प्रकार के दुर्गों के बारे में कौटिल्य ने बताया है। दुर्ग भी होने चाहिए। इसके अलावा 5वां जो सिद्धांत है कौटिल्य का, सप्तांग सिद्धांतों में से 5वां जो तत्व है वो है कोष, यानी कि धन आपके पास भी होना चाहिए। धन कोष होना चाहिए आपके पास, यानी कि जैसे आजकल संचित निधि है भारत में, तो उसी प्रकार से कोष में सोना, चांदी, हीरा, ये सब नगद राशि ये सब रहती है, जो कभी अगर आपदा आ जाए, युद्ध पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग कर सके राज्य, ठीक है। छठा जो सिद्धांत के अंतर्गत छठा जो तत्व है राज्य के, खास करके मतलब सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें छठवां जो तत्व है वो है दंड या सेना। दंड या सेना की अगर बात की है तो अस्थायी रूप से सेना में रहने के लिए वंशानुगत आधार पर भर्ती हो और इस तरह सैनिक युद्ध कला से परिचित हो, निपुण हो, दक्ष हो, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो एक प्रकार से किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता तो दंड की व्यवस्था भी की जाए, और अगर कोई आप पर आक्रमण करता तो उसके बदले में आप भी प्रति उत्तर में अपनी सेनाओं के माध्यम से आक्रमण करवा सके। तो सेना का होना भी परम आवश्यक होता है। 7वीं बात होती है मित्र यानी दोस्त का होना परम आवश्यक है, क्योंकि कभी भी क्या होता है, राज्य की समृद्धि अगर आपको करनी है तो युद्ध काल में, आपदा के समय में आपको सहायता देने के लिए एक आध मित्र होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर थोड़े से उस समय भयभीत होते हैं तो आपका मित्र जो होता है आपको अच्छे तरीके से हैंडल करता है और वो आपको क्या करता है भाई, मोटिवेट करता है। और ऐसी स्थिति में जब आपको मोटिवेट करता है तो आप जो है मोटिवेट होते हैं और आप एक प्रकार से डरते कम हैं, थोड़ा सा लगता है कि भाई हमारे साथ कोई है। तो ये 7 तत्व होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो होता है राजा यानी स्वामी जो होता है, बिना बिना राजा के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात अमात्य या मंत्री होना चाहिए, जैसे कौटिल्य जो थे वो मंत्री ही थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। और
सेल्यूकस निकेटर जैसे जो है वीर योद्धा को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्यों? क्योंकि उनके मंत्री थे कौटिल्य चाणक्य। तो मंत्री भी बहुत ही कुशल होना चाहिए, बहुत ही पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक चतुर मंत्री होना चाहिए, जो कि ललित कलाओं को जानने वाला होना चाहिए, बुद्धिमान हो, उत्साही हो, धैर्यवान हो, युद्ध कला में माहिर हो, स्वामी भक्त होना चाहिए, उस पर एक प्रकार से पूर्ण भरोसा कर, मतलब राजा अगर मंत्री पर पूरा भरोसा करना चाहे तो कर सके, ऐसा नहीं कि मंत्री ही उसको काटने में लग जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, राजा की विशेषताओं को कौटिल्य ने बताया कि राजा जो होता है उसको ना तो किसी के अधीन होना चाहिए और ना ही किसी बाहरी नियम से बंधा होना चाहिए। राजा एकदम से मुक्त और स्वतंत्र होना चाहिए। राजा को कल्याणकारी होना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते रहना चाहिए जनता को, मतलब राजा पर को। तो इस प्रकार से राजा जो है वो अपने कर्तव्यों से बंधा होता है और वह अपने गुणों के आधार पर सभी कर्तव्यों का पालन करता है, जनता को एक प्रकार से सुखी समृद्ध रखता है, वो होता है राजा। तो इस प्रकार से 7 तत्व हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में। राजा यानी स्वामी, अमात्य यानी मंत्री, दूसरा, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग यानी किला, पांचवा होता है आपका कोष यानी कि जो धन वगैरह होता है वो, छठा होता है आपका दंड या फिर सेना की बात, और सातवां होता है आपका मित्र या दोस्त जो कि आपातकाल में आपकी मदद कर सके। तो ये होता है भाई कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन व्यवस्था, मौर्य काल में राजस्व प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से थी? मौर्य काल में राजस्व राजस्व मतलब कर के को लेकर के किस प्रकार से प्रशासन किया जाता था? तो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन और सेना का खर्चा जुटाने के लिए मौर्य शासकों ने विस्तृत राजस्व प्रणाली या बड़ी राजस्व प्रणाली की व्यवस्था करी थी। राजस्व यानी कर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके हुआ करते थे मौर्य काल में। मौर्य काल में बात की जाए तो दुर्ग का कर होता था, दुर्ग कर, राष्ट्र कर, खान कर, सेतु कर, ब्रज कर, वाणिक पथ प्रमुख। तो ये सब एक प्रकार से प्रमुख कर हुआ करते थे। जो दुर्ग कर होता था उसमें चुंगी, जुर्माना, जेल खाना, शराब, वस्त्र, उद्योग, बेश्या, कारीगर, ये सभी पर ये सब टैक्स लगते थे थोड़े थोड़े। राष्ट्र पर जनपद में होने वाली जो आय होती थी खास करके भूमि कर, ठीक है, बंदरगाह या सड़कों पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, चारागाहों पर, तो इन सभी की से जो आमदनी होती थी उन पर टैक्स लगता था मौर्य काल में। इसके अलावा खानों पर, जैसे आप अगर जो है कारखाना कोई स्थापित आपने किया, कोई फैक्ट्री स्थापित करी है, चाहे आप कोई खुदाई कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, उससे कुछ तत्व निकाल रहे हैं, तो वहाँ से भी एक प्रकार से जो खाने होती हैं उन पर भी टैक्स लगते थे मौर्य काल में। इसके अलावा सेतु पर, मतलब सेतु मतलब जैसे कि कोई पुल वगैरह बनना हुआ या बाग बगीचा हुआ, वहाँ से जो प्राप्त होता था उसको सेतु कर बोलते थे। एक होता है वज्र कर, वज्र मतलब जैसे जो मवेशियों से आय प्राप्त होते थे उनसे। एक होता था बनिक पथ, बनिक पथ मतलब जैसे कि स्थल मार्ग और जल मार्ग का उपयोग कोई व्यक्ति करता है तो उससे आमदनी कुछ होती थी, ठीक है, जैसे आजकल टोल प्लाजा वगैरह हैं तो वो बनिक पथ हुआ करते थे पहले। तो इस प्रकार से मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था जो थी वो चल रही थी। और आपको बता दूं आमतौर पर कर जो होते थे उगाही की मात्रा निश्चित होती थी, लेकिन विपत्ति के समय में उगाही बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई थी कि अगर कोई सिचुएशन आती है, राज्य में युद्ध की स्थिति आती है तो कर थोड़ा बढ़ा भी दिया जा सकता है, ठीक है। राज्य की धन की कमी को पूरा करने के लिए उचित और अनुचित दोनों प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। राजस्व व्यवस्था का प्रधान समाहर्ता, मतलब राजस्व व्यवस्था का जो प्रधान होता था उसको समाहर्ता बोलते थे, जो विभिन्न अधिकारियों की सहायता से राजस्व को उगाहता था, मतलब राजस्व को प्राप्त करता था, कर को वसूलता था, टैक्स को वसूलता था। राजकोषीय कोष का देखभाल जो करने वाला व्यक्ति होता था उसको सन्निधाता बोलते थे, जो कि राजकोषीय मतलब कि जो खजाने की देख रेख करता था उसको सन्निधाता, और जो कर को इकट्ठा करता था उसको समाहर्ता बोलते थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और राज्य के आर्थिक हितों को क्षति पहुंचाने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया था। मृत्यु दंड का भी प्रावधान कहीं कहीं पर मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है राजकोष को चुराने की बात करता है या राजकोष से रिलेटेड कोई बातें या एक प्रकार से उसको हड़पने की बातें करता तो उसके लिए बहुत कड़े दंड का प्रावधान किया गया था ताकि कोई व्यक्ति जो है उस पर आघात न कर दे, ठीक है। तो ये था राजस्व मतलब मौर्यकालीन व्यवस्था का। क्लियर? आगे देखिए, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्य काल में प्रशासन, गुप्त काल में प्रशासन कैसा था? गुप्त काल की अगर बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य में के अंतर्गत सभी प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का सीधा शासन हुआ करता था।
और उनके अधीन अनेक महाराजा थे, गुप्तों के राजा थे, गणराज्य भी उनके अधीन हुआ करते थे। आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे और सामंतों को उनके राज्य और शक्ति के अनुसार महाराजा, राजा ऐसे पदों के नाम से जाना जाता था। और सब सामंतों की स्थिति भी एक समान नहीं थी, और खास करके आर्यावर्त या मध्य प्रदेश के सामान्य समान सामंत जो थे गुप्त सम्राटों के अधिक प्रभाव में थे। और आप देखिए जो दूर वाले होते थे वो स्वतंत्र स्थिति रखते थे। यद्यपि गुप्त सम्राटों के अधीनता को स्वीकार जरूर करते थे, लेकिन थोड़ा सा स्वतंत्र होते थे। और इसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य जो था वो कई भागों में बटा हुआ करता था। सबसे पहली बात तो पहला जो जो बटा हुआ था गुप्त साम्राज्य प्रशासनिक मामलों में, वो था गुप्त वंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश। सबसे पहली बात तो वे शासन की जो एक प्रकार से आप देखते थे जो गुप्त वंश के सम्राटों के प्रशासन में जो प्रदेश बटे थे, उसमें सारी चीज़ें शामिल थी, जैसे कि उसके भी कई विभाग हुआ करते थे, अनेक विषय हुआ करते थे। तो एक तो वो हो गया। दूसरा होता था आर्यावर्त और मध्य प्रदेश के सामंत। अब आर्यावर्त और मध्य प्रदेश के सामंत में खास करके वो जरूर अलग शासन करते थे, हालांकि लेकिन अंदर किसके काम करते थे, गुप्त सम्राटों के ही अंदर एक प्रकार से उन्हीं के कहने पर काम होता था। क्लियर। कुछ गणराज्य थे जो कि इनके अधीन थे, योधे, मालव, अर्जुनायन, आमिर, सनकासिक, काक, खरपटिक, मद्र, ये सब अनेक गणराज्य थे जो गुप्तों के शासनकाल में विद्यमान थे, जो गुप्त सम्राटों के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। तो ये शासन व्यवस्था थी गुप्तों की। इसके अलावा अधीनस्थ राजा कुछ हुआ करते थे। अधीनस्थ राजा में दक्षिण कांसल के राजा, महाकांतार, इसके अलावा पिष्टपुर, कोट्टार, पिष्टपुर अलग हैं, और कोट्टार के राजा, इसके अलावा एड्डाड पल्लक, देवराष्ट्र, अवमुक्त, ये सब बहुत से ऐसे राज्य थे जो कि एक प्रकार से अलग जरूर थे, लेकिन ये गुप्त सम्राटों की शक्ति के सम्मुख अपना सिर झुका चुके थे कहीं ना कहीं पे, और इस दृष्टि से ये भी इन्हीं के अधीन हुआ करते थे। अधीनस्थ राजा जो थे जिन पर उन्होंने जीत लिया था। एक होते थे समीपवर्ती राजा, जैसे कि आसाम के, नेपाल के समतल या फिर करतुपुर के जो सीमावर्ती इलाका थे वहाँ के राजा हुआ करते थे, स्वतंत्र सत्ता रखते थे, परंतु वो जो है गुप्त सम्राटों को भेंट उपहार दिया करते थे ताकि जो है उन पर आक्रमण ना हो जाए। और इस दृष्टि से अगर देखें तो ये सब गुप्त सम्राटों के दरबार में उपस्थित भी हुआ करते थे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो इनको। इसके अलावा कुछ अनुकूल मित्र भी हुआ करते थे गुप्त प्रशासन की दृष्टि से। गुप्तों के काल में कुछ मित्र होते थे जो कि एक प्रकार से इसे सिंघलदीप और भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा के राजा गुप्त सम्राटों को भेंट उपहार और कन्यादान वगैरह दिया करते थे। आप देखते हैं सिंघलदीप की राजकुमारी ही थी जो पद्मावती थी, ठीक है, और इनके साथ राजा रतन सेन के साथ शादी हुई थी। तो इसी प्रकार शुरुआत से ही अनुकूल मित्र थे जो कि एक प्रकार से अपनी कन्या होती थी या अपनी बहन होती थी उनकी, तो उन सभी से शादी वगैरह कर देते थे राजा महाराजाओं की, भारतीय इनसे गुप्त सम्राट में, और इस दृष्टि से वो लोग अनुकूल मित्र कहे जाते थे। तो सम्राट जो हुआ करता था गुप्त काल का, वो शासन कार्य में सहायता देने के लिए मंत्री और सचिव भी हुआ करते थे सम्राट के, जिनकी संख्या कोई निश्चित नहीं थी, कई मंत्री हो सकते थे, कई सचिव हुआ करते थे। नाट्य स्मृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है जिसके सभासद धर्म शास्त्र में कुशल होते थे, अर्थ शास्त्र का भी ज्ञान होता था उनमें, कुलीन और सत्यवादी हुआ करते थे। शत्रु और मित्र को एक दृष्टि से देखने वाले होने चाहिए जो मंत्री या सचिव बनते थे, जो सभासद हुआ करते थे। राजा अपनी राज्यसभा को इन सभासदों के साथ राज्य कार्य की चिंता करता था, और खास करके उनके परामर्श के अनुसार ही काम किया करते थे राजा। देश का कानून इस काल में भी परंपरागत धर्म के आधार पर ही चल रहा था, परंपरागत व्यवहारों पर ही आधारित था। जनता के कल्याण और लोक रंजन को ही राज्य लोग अपना उद्देश्य मानते थे, और इसका परिणाम यह निकला कि परम प्रतापी गुप्त सम्राट भी स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते चले जाते हैं। निरंकुश हो सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं, हालांकि निरंकुशता गुप्त सम्राट में बहुत कम ही दिखती है। साम्राज्य के मुख्य पदों पर आप देखते हैं काम करने वाले कर्मचारियों को कुमारामात्य कहते थे। कुमारामात्य जो थे वो सज घराने के की हुआ करते थे, राजघराने के हुआ करते थे, और दूसरे लोग भी हुआ हो सकते थे, राजघराने के लोग भी कुमारामात्य बन सकते थे और दूसरे लोग भी बन सकते थे। साम्राज्य के अलग अलग अंगों में खास करके मुक्ति, विषय
आदि का शासन करने के लिए जहाँ इनकी नियुक्ति की जाती थी वहीं पर ये लोग सेना, न्याय, इन सभी के पदों पर जो है आसीन होकर के और उस पद का निर्वहन करते थे, काम करते थे, चाहे सेना में चाहे किसी और पद पर। ठीक है, तो इस प्रकार से शासन बटा हुआ था और इस प्रकार से गुप्त काल में प्रशासन चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मौर्यकालीन श्रेणी संगठन क्या है? मौर्यकाल में श्रेणी संगठन की बात क्या है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। मौर्यकालीन श्रेणी संगठन क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से, और इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आपका पूछता रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बताइए प्रश्न क्या है आपका भाई? प्रश्न है मौर्यकालीन श्रेणी संगठन क्या है भाई? तो मौर्यकालीन श्रेणी संगठन की अगर बात की जाए तो श्रेणी संगठन जो है वो मौर्य काल का एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, और श्रेणी संगठन को गिल्ड संगठन भी कहते हैं। गिल्ड संगठन या श्रेणी संगठन का मतलब होता है समान व्यवसाय, समान अभिरुचि या लक्ष्य वाले व्यक्तियों का संगठन होता था गिल्ड संगठन या मौर्यकालीन श्रेणी संगठन। और आपको बता दूं कि मौर्य काल में आप देखते थे मौर्य काल में श्रेणी संगठन जो है अपने चरम पर था, और मौर्य काल में श्रेणियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थीं। और इस युग में कृषकों की श्रेणी होती थी अलग, व्यापारियों की अलग, शिल्पियों की अलग, खान में खुदाई करने वाले उनकी अलग, पुरोहितों की श्रेणी बनती थी, दवा निर्माताओं की शैली मतलब की श्रेणी, इसके अलावा गायकों की, नर्तकों की, इन सभी की शैली अपनी मतलब श्रेणी जो थी वो एक प्रकार से बदलती रहती थी। और इस प्रकार से श्रेणी जो हुआ करती थी उसके अलग अलग काम हुआ करते थे, और अपनी अपनी परंपराएं और विधि के अकॉर्डिंग सभी लोग स्वतंत्र हुआ करते थे, और संभवतः इनको वैधानिक अधिकार भी प्राप्त था। तभी कौटिल्य ने जो है अक्षय पराक्षय को आदेश दिया है कि श्रेणियों के नियमों और परंपराओं को पुस्तकस्थ करें, मतलब पुस्तक में लिख दें कि कौन सी श्रेणी का क्या काम होगा, कैसे कैसे काम करेगी। ये उजड़ भूमि पर अपनी बस्ती बना सकते थे, नगर में इनकी एक बस्ती और बसाई जा सकती थी, इनकी अपनी सेना भी होती थी श्रेणियों की, जिसे श्रेणी बल कहते थे। ये काम का दायित्व तो लेते थे और जिसे नियत समय पर पूरा भी करते थे, और ऐसा करने पर 7 दिनों की छुट्टी भी उनको दी जाती थी। और उसके बाद मतलब अगर 7 दिनों का उनको समय दिया जाता कि भाई आपको ये काम करना है, 7 दिनों में अगर आपने ये काम नहीं किया उसके बाद में आपको दंड का प्रावधान भी दिया जाएगा, ताकि जो है वो 7 दिनों में किसी तरीके से उस काम को पूरा करें जो काम उनको मिला है किसी भी श्रेणी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें जो है आय प्राप्त जो होता था, मतलब प्राप्त आय के अकॉर्डिंग सभी को बांटते थे कि भाई कितने, किस व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग जो है सभी का जो स्तर होता था वो फिक्स होता था। श्रेणियों के पास धन जमा करने और आवश्यकता पर निकालने का कार्य उनके बैंकिंग स्वरूप का बोधक है, और इसके लिए कमीशन के 3 सदस्य भी नियुक्त किए रहते थे, और इनकी कठिनाई पर राज्य इनके लिए धन उगाहता था और स्वयं ऋण भी देता था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि श्रेणी के लोगों को एक प्रकार से काम, अलग अलग श्रेणी के लोग अलग अलग कामों के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो काम नहीं कर पाते 7 दिनों के भीतर तो उनको दंड देने का प्रावधान भी था। श्रेणियों के कई कार्य होते थे, जन कल्याणकारी कार्य, जैसे कि जन्म वगैरह, जन्म हुआ या विवाह, अंत्येष्टि, इन सभी में खासरे काम करना हुआ या सहायता देनी हुई। तो इन सभी चीज़ों में, सामाजिक भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार में भी हाथ बटाती थी जो श्रेणियाँ हुआ करती थीं। और इसके अलावा आप देखते हैं व्यावसायिक कार्यों में भी सहायता देती हैं, बैंकिंग कार्य में, ट्रस्टी के कार्य में, वैधानिक और न्यायिक कार्य में, हर जगहों पर आप देखिएगा जो श्रेणियाँ हुआ करती थीं वो श्रेणियाँ जो है बाकायदा से सहायता करती थी लोगों की। ओके, ये राजा के द्वारा बनाई जाती थी, मतलब राजा से एक प्रकार से राज्य में होती थी, और खास करके मौर्यकालीन व्यवस्था की श्रेणी संगठन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गौतम धर्म सूत्र से यह ज्ञात होता है कि कृषकों, व्यापारियों, चरवाहों और शूद्र पर लगाया, मतलब शूद्र पर रुपया देने वाला, मतलब जो सूद पर रुपया दिया जाता है, सूद समझते हैं, सूत जिसको कहते हैं, सूत पर मतलब जैसे कि कहते हैं गांव वगैरह में लोग, बहुत सारे लोग देते होंगे सूद पर पैसा, जिसको बोलते हैं 10% 5% पर, कि भाई गांव में कोई सेठ महाजन होते थे उन्हीं से लोग ले लेते थे। तो सूद पर रुपया देने वाले कारीगरों को अपनी अपनी श्रेणियों के सदस्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार जो था वो हुआ करता था किसको? श्रेणियों को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्रेणियाँ जो थीं वो एक प्रकार से यहाँ पर व्याप्त थीं, और समाज श्रेणियों के अकॉर्डिंग, मतलब समाज को श्रेणियाँ जो होती थीं वो सहायता दिया करती थीं। क्लियर? आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन भारत के शिक्षण संस्थाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए।
प्राचीन भारत के शिक्षण संस्थाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। तो प्राचीन भारत के शिक्षण संस्थाओं के बारे में अगर बताएं तो कई सारी शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत की अगर बात की तो कई सारी शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी। मैं जो है ऑलरेडी बता भी चुका हूं, शिक्षा शास्त्र में मैं पढ़ा रहा था तो इस पर मैंने चर्चा करी थी। हालांकि फिर से आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थाओं की अगर बात की जाए तो कई सारी शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी। पहली शिक्षण संस्था थी टोल। टोल की अगर बात की जाए तो टोल में संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाती थी और एक टोल में एक ही टीचर होता था, एक ही शिक्षक पढ़ाता था, तो वो होता था टोल, संस्कृत केवल पढ़ाई जाती थी। दूसरा जो शिक्षण संस्था थी वो थी चरण। चरण की अगर बात की जाए तो चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी और एक चरण में एक ही शिक्षक जो है पढ़ाता था। तीसरा जो संस्था थी खास करके प्राचीन भारत में शिक्षण संस्था वो थी घटिका। घटिका में धर्म और दर्शन दोनों की शिक्षा दी जाती थी और एक घटिका में कई शिक्षक हो सकते थे, ठीक है। चौथा जो शिक्षण संस्था थी प्राचीन भारत की वो था गुरुकुल। गुरुकुल की अगर बात की तो गुरुकुल में वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य ये सब पढ़ाए जाते थे और एक गुरुकुल में एक ही शिक्षक होता था, वही सभी बच्चों को पढ़ाता था और सारी चीज़ें पढ़ाता था। पांचवा जो शिक्षण संस्था है वो है परिषद। परिषद में प्राचीन भारत में जो परिषद नाम की संस्था हुआ करती थी शिक्षा की, उसमें विभिन्न विषयों पर शिक्षा दी जाती थी और एक परिषद में लगभग मुख्य रूप से 10 शिक्षक होते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे सामान्य रूप से। छठी जो शिक्षा की संस्था है वो कौन सी है? छठी शिक्षा की संस्था कौन सी भाई? तो छठे नंबर पर कौन सी मैंने बताई थी आपको शिक्षण संस्था प्राचीन भारत में, वो कौन सी शिक्षण संस्था थी भैया? एक तो मैंने आपको परिषद बता दिया था, परिषद है पांचवी। छठी है विद्यापीठ। विद्यापीठ में क्या होता था? विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा जो है दी जाती थी और एक विद्यापीठ में कई शिक्षक पढ़ा सकते थे, कई टीचर हुआ करते थे विद्यापीठ में और वो शिक्षा दे सकते थे, ठीक है। इसके बाद में सातवीं जो शिक्षण संस्था थी प्राचीन भारत में वो थी विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालयों में खास करके आप देखते हैं कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। खास करके वैदिक विद्यालय में वेदों की शिक्षा, सूत्र महाविद्यालय में यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह की विधियां पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो एक विशिष्ट विद्यालय में एक ही शिक्षक हुआ करता था। जैसे कि अगर वैदिक स्कूल है, वैदिक विद्यालय है तो उसमें वेदों की शिक्षा, और सूत्र महाविद्यालय तो उसमें यज्ञ और हवन की शिक्षा दी जाती थी शिक्षा। तो इस प्रकार से ये शिक्षा की संस्था हुआ करती थी। आठवीं जो शिक्षण संस्था थी प्राचीन भारत में वो थी मंदिर महाविद्यालय। अच्छा, मंदिर महाविद्यालय में क्या होता था कि मंदिर महाविद्यालय में खास करके धर्म, वेद, दर्शन, व्याकरण ये सब पढ़ाया जाता था। और एक मंदिर में आप देखिएगा, एक महाविद्यालय या एक मंदिर महाविद्यालय में आप देखेंगे तो कई शिक्षक होते थे जो कि अलग अलग विषयों को पढ़ाया करते थे। कोई धर्म पढ़ाते थे, कोई वेद को, कोई दर्शन को, कोई व्याकरण का शास्त्र ज्ञाता हुआ करता था। इसी प्रकार से मंदिर महाविद्यालय थे। नौवीं जो शिक्षण संस्था थी वो थी ब्राह्मणीय महाविद्यालय। ब्राह्मणीय महाविद्यालय को चतुष्पदी के नाम से भी संबोधित किया जाता था पहले, क्योंकि इसमें चारों वेदों का ज्ञान मिलता था बच्चों को, शास्त्रों का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, कानून और व्याकरण का ज्ञान जो है ये सब ब्राह्मणीय महाविद्यालय में ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाता था। और एक ब्राह्मणीय विद्यालय में एक ही टीचर होता था, एक शिक्षक हुआ करता था और वो सभी चीज़ों को पढ़ाता था। वो एक प्रकार से वेद, पुराण, कानून, व्याकरण सब एक ही व्यक्ति पढ़ाता था ब्राह्मणीय महाविद्यालय में, ठीक है। और 10वां जो शिक्षण संस्था थी 10वीं, उसका नाम है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जिसको आज वर्तमान में आप कहते हैं। तो उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं में कालांतर में विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया है और इस विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ चित्रकला की, चिकित्सा शास्त्र की, इन सभी की शिक्षा प्राचीन भारत में भी दी जाती थी। और कई सारे विश्वविद्यालयों का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये सब विश्वविद्यालय हैं जिनमें शिक्षा प्राचीन भारत में दी जाती थी। तो इस प्रकार से ये शिक्षण की कुछ संस्थाएं थी जो कि भारत में मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? पहले नंबर पर टोल, फिर चरण, फिर घटिका, गुरुकुल, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर महाविद्यालय, ब्राह्मणीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब हुआ करते थे। क्लियर? आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्राचीन भारतीय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो कई उद्देश्य हैं।
पहला उद्देश्य प्राचीन भारतीय शिक्षा का चरित्र का निर्माण करना, बच्चों के चरित्र का निर्माण करना पहला उद्देश्य होता था शिक्षा का, ठीक है। और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण करना हुआ करता था। और आप देखेंगे कि मनुस्मृति में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान भी सच्चरित्रता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। अगर वो चारों वेदों का ज्ञाता है, हर सब व्यक्ति मतलब सारी चीज़ों को जानता है, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है। केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित भी यदि चरित्रवान होता है तो ही वो श्रेष्ठ कहलाता था। बाकी अगर वो चरित्र से अपने गिर जाता था तो फिर उसको उसकी इज्जत नहीं होती थी और उसको उतना सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। तो चरित्र का निर्माण करना सबसे पहला काम होता था शिक्षा का उद्देश्य प्राचीन भारत में। दूसरा उद्देश्य हुआ करता था व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। चूँकि आप देखिएगा व्यक्तित्व का या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के समस्त पहलुओं पर फोकस करती थी प्राचीन भारतीय शिक्षा। और प्राचीन भारतीय शिक्षा की अगर बात की जाए तो भारतीय जो रहे हैं विद्वान, उन्होंने एक प्रकार से शिक्षा की ऐसी पद्धति बनाई थी जिसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास ऐसा होता था कि चौतरफा विकास, बहुमुखी विकास होता था। हर एक क्षेत्र में व्यापार, कला, साहित्य, ठीक है, धर्म, आध्यात्म, सभी का विकास होता था। क्लियर। और तीसरा जो उद्देश्य होता है धार्मिक शिक्षा का या प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य जो था वो था नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान करवाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा चौथा उद्देश्य था सामाजिक सुख और कौशल में वृद्धि करी जाती थी, ठीक है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर, और ताकि आपको सोशल एक प्रकार से सुख मिल सके, सामाजिक सुख की प्राप्ति हो सके, आप जो है निपुण हो सकें, ठीक है, आप हर एक चीज़ को जान सकें। इसके अलावा पांचवा उद्देश्य होता था संस्कृति का संरक्षण और प्रसार के लिए, क्योंकि शिक्षा हमेशा से संस्कृतियों का प्रसार करती आई हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम लोग ये जान पाते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। हमारे पिताजी ने क्या किया था, हमारे दादाजी ने क्या किया था, तो उनके व्यवहारों को, उनके संस्कृतियों को आप तभी सीख पाते हैं जब आप शिक्षित होते हैं। क्लियर। तो शिक्षित संस्कृति के प्रसार के लिए, संरक्षण के लिए संस्कृति के शिक्षा जरूरी होती थी। इसके अलावा छठा उद्देश्य होता था शिक्षा का प्राचीन भारत में, वो था निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। निष्ठा और धार्मिकता के संचार के लिए एक प्रकार से शिक्षा दी जाती थी और खास करके विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं में धर्म, वेद, पुराण, इन सभी का ज्ञान करवाया जाता था और एक प्रकार से आत्मनिष्ठा की बात बताई जाती थी, धार्मिकता की भावना जागृत करने की बात होती थी उसमें, ठीक है। अपने धर्म के प्रति सजग और अपने धर्म की जो अच्छाइयाँ होती थी उनके बारे में बताया जाता था, ठीक है। ये था एक प्रकार से क्या भाई, ये था एक प्रकार से प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। आगे केवल आपको जो है खंडवा से केवल 5 प्रश्न करने हैं। 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से जो शिक्षा का केंद्र रहा विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थिति की अगर बात की जाए तो भागलपुर से लगभग 94 मील पूरब दिशा की ओर एक पत्थर घाट नामक पहाड़ी है, उसी पर बनाई गई थी ये विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, जहाँ से प्राचीन काल के विस्तृत खंडर प्राप्त होते हैं। वहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना जो करवाई थी वो जो है धर्मपाल ने करवाई थी। 775 से 880 ईस्वी तक शासन किया था धर्मपाल ने, और इसी बीच विक्रमशिला विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना करवाई थी। और धर्मपाल जो थे पाल वंश के शासक थे और मंदिर मठ यहाँ पर उन्होंने बनवाया, उदारतापूर्वक अनुदान दिया। 160 विहार और व्याख्याता कक्ष जो था वो बनवाया, ठीक है, जो जिसमें क्लास होती थी वो कक्षा का निर्माण करवाया, ठीक है। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इस राजकीय शिक्षण संस्थान में यहाँ पर उसका संरक्षण करते रहे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, जो पाल वंश के शासक थे 13वीं शताब्दी तक। और विक्रमशिला लगभग जो है आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय। और विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय जो थे इसके अफिलेटेड थे, अटैच हुआ करते थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्षा हुआ करती थी। 108 अध्यापक हर एक महाविद्यालय में पढ़ाया करते थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार हुआ करता था और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर आप देखते हैं एक एक द्वार पंडित बैठता था,
जिसको आज जैसे आजकल सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं वैसे द्वार पंडित बैठते थे। द्वार पंडित द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद ही कोई जो व्यक्ति होता था, कोई विद्यार्थी जो होता था महाविद्यालय में प्रवेश कर पाता था। पहले ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड आज पूछते हैं क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या क्या चीज़ें, तो वैसे ही द्वार पंडित होते थे। द्वार पंडित ज्ञान की बातें पूछते थे, क्या जानते हो, क्या पढ़े लिखे हो, मतलब सारी जानकारी पहले से वो टेस्ट एक प्रकार से लेते थे। जैसे कि आजकल जो परीक्षा हो रही, खास करके आप लोगों ने देखा होगा जो इंट्रेंस एग्जाम जैसे कुछ होता है, तो इंट्रेंस एग्जाम जैसा कुछ करते थे द्वार पंडित लोग बैठ करके, कि पहले से क्वेश्चन पूछ लेते थे कि आपका एडमिशन तभी होगा या महाविद्यालय में आपको जाना है, तो उसके लिए कुछ प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ता था। इस प्रकार से व्यवस्था थी। तो द्वार पंडित जो थे, द्वार पंडितों के नाम की अगर बात की जाए तो जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो पूरब द्वार हुआ करता था, उस पूरब द्वार पर आचार्य रत्नाकर शांति जी बैठा करते थे। पश्चिम द्वार पर बामीश्वर कीर्ति जी बैठा करते थे। उत्तर द्वार पर नरूप जी बैठते थे और दक्षिण द्वार पर प्रजाकर मत्ती जी बैठा करते थे। और इसी प्रकार से प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्न वज्र कश्मीरी पंडित थे, वो बैठा करते थे। इस प्रकार से जो है, और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर जो है एक गौड़ीय मतलब थे, वो बैठते थे, ज्ञान श्रीमित्र जी, वो बैठा करते थे। तो विश्वविद्यालय के अध्ययन में आप देखते हैं विषय में व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा और जो और भी तमाम सारे तंत्र वगैरह हैं और मतलब विधिवाद या कानून, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा के समान जो है ये विस्तृत नहीं था, मतलब इसका पाठ्यक्रम, और ख़ास करके आप देखते हैं विस्तृत ना होने के कारण से आप देखते हैं, अच्छा यहाँ पर विश्वविद्यालय कुलपति जो थे यहाँ के, वो हीनयान और महायान इन सभी से रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था ये सारी चीज़ें को मिलाकर के। आप देखिएगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक संपन्न, सुसंगठित और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय भैया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्लियर, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की विवेचना कीजिए। वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की विवेचना बताइए भाई। वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की विवेचना की बात यहाँ पर की जा रही है, तो क्या होगा इसका उत्तर? वैदिक शिक्षा में पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो वैदिक संहिताओं के अध्ययन के साथ साथ आप देखिएगा वैदिक शिक्षा में व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता था, गणित का भी अध्ययन हुआ करता था, काव्य पढ़ाया जाता था, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, आख्यायिका और मतलब शिकार खेलने की बात, और भी तमाम सारी चीज़ें जो बताई जाती थी, राजनीति वगैरह, कृषि विज्ञान, वास्तुकला, वास्तुकला मतलब घर बनाने की जो चीज़ें होती हैं, शिल्प विज्ञान, न्याय शास्त्र, गृह शास्त्र, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा में आप देखते हैं इस प्रकार एकांकी ना होकर के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती थी उस समय की शिक्षा, वैदिक शिक्षा। और वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में ये सारे के सारे सब्जेक्ट शामिल थे और इन पर अच्छे तरीके से अध्ययन करवाया जाता था। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें खास करके कई विशेषताएं थी वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की। पहली विशेषता थी कि इसमें वित्तीय विषयों का समावेश किया गया था, ऐसे विषय जिनसे आप कुछ पैसा रुपया कमा सकते हैं, पढ़ लिख करके व्यवसाय कर सकते हैं, तो उन विषयों को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा दूसरे विषय की अगर बात की जाए, दूसरे विषय में खास करके धार्मिक तत्वों की मतलब की अधिकता करी गई थी, क्योंकि धर्म के बारे में आप जानेंगे तभी हर एक चीज़ संभव हो पाएगा। धार्मिक तत्वों की अधिकता थी वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में। तीसरी विशेषता थी कि पुराण और इतिहास का समावेश किया गया था वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में। चौथी विशेषता थी इस पाठ्यक्रम में कि यज्ञ विषयक साहित्य का निर्माण किया गया था। इसके अलावा पिंगल का समावेश भी आप देखिएगा वैदिक भाषा में, मतलब वैदिक शिक्षा में किया गया था वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में। तो वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाती थी, गायन, वादन, खास करके 18 शिल्प पढ़ाए जाते थे वेदों में, ठीक है। स्नातक डिग्री, स्नातक जो होता था वेदों में, उसमें गायन, वादन, चित्रकला, गणना, नृत्य गणना, मंत्र, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, प्रशासनिक प्रशिक्षण, धनुर्विद्या, शिक्षा, जादूगर, सर्व विद्या, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती थी, ठीक है। विष दूर करने की विधि, ठीक है, दिए हुए धन को पता लगाने की विधि, और काम सूत्र में आप देखते हैं 64 कलाओं की शिक्षा आपको दी जाती थी। इसी प्रकार से 6 वेदांग, 4 शास्त्र, 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विधाएँ, 18 शिल्प, 64 कलाएँ, तो इन सभी की शिक्षा 14 विद्याओं में खास करके 4 वेद हुआ करते थे, 6 शास्त्र, मतलब 6 शास्त्र यानी 6 वेदांग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है।
धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा, तर्क, इन सभी का अध्ययन करवाया जाता था। तो ये सब थे एक प्रकार से वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम। आगे बढ़िए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तक्षशिला विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त नोट्स लिखिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से लगभग 18 मील उत्तर दिशा की ओर स्थित है। मतलब स्थित हुआ करता था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और जिस नगर में यह महाविद्यालय या विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र थे तक्ष। भरत जी के पुत्र का क्या नाम था? तक्ष नाम था। और उन्हीं के एक प्रकार से नाम से ये नगर तक्षशिला कहा गया इसको, और इस विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला पड़ा। तो तक्ष ने उस नगर की स्थापना करी थी और यह विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के लगभग 10,500 से भी अधिक छात्र छात्राएं पढ़ा करते थे और यहाँ लगभग 60,000 से 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय में यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था बल्कि उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई केंद्रीय स्थान नहीं था, एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ था। विविध विद्याओं के विद्वान यहाँ पर एक प्रकार से पढ़ाते थे और आश्रम बना करके रहते भी थे। छात्र जो थे अपने रुचि के अनुसार अध्ययन करते थे, जिनको जो पढ़ना होता था वो पढ़ते थे। अच्छा, यहाँ पर पाठ्यक्रमों में तक्षशिला के पाठ्यक्रम में अगर बात की जाए तो खास करके वेदांत पढ़ाया जाता था, युद्ध विद्या भी पढ़ाई जाती थी, शास्त्र संसाधन, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषा का शिल्प, ये सब आपको पढ़ाए जाते थे। और प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, कौशलराज, प्रसेनजित, इन सभी महापुरुषों ने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और ना ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम हुआ करता था कि भाई इसी पाठ्यक्रम को, इसी सिलेबस को पढ़ाना है। यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते थे उनको पैसा मंथली नहीं मिलता था, ठीक है, जो भी मिल जाता था उसमें कोई ऐसा नहीं था कि भाई पैसे मिलते ही थे, ठीक है। और कई शोधों से भी अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात दीक्षा मिलती थी और दीक्षांत समारोह होता था। और 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी पनपी नहीं थी तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। जब जो है चिकित्सा शास्त्र की कोई बात ही नहीं करता था, कुछ अता पता नहीं था, तब तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान को पढ़ाया जाता था और सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो इस प्रकार से तक्षशिला विश्वविद्यालय में सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भी ऐसे है। क्लियर? आगे देखिएगा अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय पर किसी दिन मैं चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न है आपका, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें भाई शामिल हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें गुप्तकाल में समाज, धर्म, कला, साहित्य और विज्ञान के विज्ञान के विकास के साथ ही एक मजबूत आर्थिक ढांचे का गठन हुआ था। और विभिन्न क्षेत्रों में गुप्तकाल की उपलब्धियों के कारण ही इसको क्लासिकल एज की संज्ञा दी जाती है। कि गुप्तकाल को ही एक प्रकार से शास्त्रीय काल कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है इतिहास का, भारतीय इतिहास का। क्योंकि कई इतिहासकारों ने गुप्तकाल के अंतिम चरण में सामंतवाद का उदय बताया है और सामंतवादी व्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था के विघटन का संकेत माना जाता है। गुप्तकालीन क्लासिकल युग था अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे ह्रास का काल और एक अत्यंत विवादास्पद तथ्य है। इस पर कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। हालांकि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात की तो कृषि मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखते हैं जो होती थी वो खास करके भूमि पर कृषक ही स्वामित्व हुआ करता था। मनु और गौतम जैसे स्मृतिकारों ने राजा को भूमि का स्वामी माना है, परंतु मनु दूसरी जगह कहते हैं कि भूमि उसकी होती थी जो उसे आबाद करता था। दूसरी तरह बृहस्पति और नारद भूमि का स्वामी उसे मानते हैं जिसके पास कानूनी दस्तावेज होता था। सबर स्वामी के अनुसार अगर देखें तो साधारण मनुष्य खेत के स्वामी हुआ करते थे। राजा को पूरी भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, उनकी उसकी भी निजी भूमि होती थी, राजा की भी। प्राचीन काल में राजा सामान्यतः उपज के 1/6 भाग का अधिकारी हुआ करता था और ये भाग प्रजा की सुरक्षा करने के लिए राजा को प्रजा के द्वारा लिया जाने वाला जो कर होता था उसी को मानते थे। कुल मिलाकर के अगर देखें तो
स्मृतियों और बृहत संहिता, अमरकोश और इतिहास की रचनाओं आदि को पढ़ने से गुप्त काल में ऐसा पता चलता है कि गुप्त काल में कृषि होती थी और गुप्त काल में कृषि जो थी वो अर्थव्यवस्था का एक साधन हुआ करती थी। ठीक है। और अमरकांस में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है कि 12 प्रकार की भूमि पर कृषि हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक उर्वरा भूमि, एक ऊसर भूमि, एक मरुभूमि, एक अप्रदत्त भूमि, एक सहगल भूमि, एक किल भूमि, एक जल प्रायानुपम भूमि, एक काक्षा भूमि, एक सरकरा भूमि, एक साकबिती भूमि, एक नदी मातृक भूमि, एक देव मातृक भूमि। ये सब जो है आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भूमि हुआ करती थी। अच्छा, भूमि को कई भागों में बांटा भी जाता था। वास करने योग्य भूमि, ठीक है, एक चारागाह भूमि, एक खेती की उपयुक्त भूमि, एक नहीं जोती जाने वाली भूमि जिसको सील कहते थे। ठीक है, बिना जोती जाने वाली जंगल की भूमि उसको आप्रदत्त बोलते थे। ठीक है, आप्रदत्त। तो इस प्रकार से गुप्त काल जो अभिलेख हैं उनमें खास करके भू धारण पर प्रकाश डालने वाली 5 शब्दावलियों के बारे में पता चल रहा है। एक निबी धर्मी, एक अक्षय निबी धर्म, एक निबी धर्म अध्ययन, एक आप्रदान निबी धर्म और एक भूमि न्याय। तो इस प्रकार से गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का सबसे पहला जो तरीका था वो था अर्थव्यवस्था का वो था भैया कृषि। और दूसरा था राजस्व। राजस्व का मतलब क्या था? जैसे जो भूमि पर कर लगता था, टैक्स लगता था, वो था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राजा जो हुआ करते थे वो भूमि पर कर लेते थे और उसी कर के द्वारा पैसा मिलता था, तो वो एक दूसरा कर ये कर था। अच्छा, अनाज में कर वसूलने का अधिकारी जो था उसको औदिक बोलते थे उस समय, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो नगद कर वसूलता था, ठीक है, अधिकारी, उसको बोलते थे हिरण्यक सामुदायिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है भूमि पर भी कर लगता था और भी तमाम सारे कर लगाए जाते थे, धान्य कर, भूत कर, वैष्टिका कर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब जो है गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के साधन हुआ करते थे पैसे कमाने के। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर प्रशासन की विवेचना कीजिए। बताइए, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर प्रशासन की या जो हाँ नगर प्रशासन की विवेचना कीजिए। नगर प्रशासन की अगर बात की जाए, नगर प्रशासन की अगर बात करें भैया, तो नगर प्रशासन जो था गुप्तकाल का, गुप्तकालीन प्रशासन के अंतर्गत प्रमुख नगरों में नगर पालिकाएं हुआ करती थीं और इसका प्रधान अधिकारी जो होता था उसको सुरपाल कहा जाता था। नगर का जो प्रशासनिक अधिकारी था, प्रधान अधिकारी हुआ करता था नगर पालिकाओं का, उसको सुरपाल बोलते थे। और जूनागढ़ अभिलेख में पता चला है कि गिरनगर जो था, गिरनगर का जो मंत्री था वो चक्रपालिक था। और नगर प्रशासन के लिए 2 प्रकार की संस्थाएं उस समय हुआ करती थीं। एक तो नगर परिषद होती थी और एक होती थी जिला परिषद। ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर परिषद में 4 वर्ग के प्रतिनिधियों को मिलता था। 4 वर्ग के प्रतिनिधियों को एक प्रकार से नगर परिषद का काम मिलता था। उसमें श्रेष्ठ, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, ये लोग शामिल हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये था गुप्तकालीन व्यवस्था में नगर परिषद। और न्याय की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो खास करके गुप्तकालीन लेखों में न्याय विभाग का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु समकालीन स्मृतियों तथा नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृतियों से ज्ञान होता है कि गुप्त युग में न्यायिक प्रणाली भी हुआ करती थी नगरों में। ठीक है, तो ये था गुप्त काल में नगर प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की अगर बात की जाए तो गुप्त काल में स्थानीय प्रशासन भी हुआ करता था। और खास करके आप देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसका प्रशासन ग्राम सभा की मदद से मुखिया या जिसको महत्तर बोलते थे वो करता था। और ग्राम सभा को मध्य भारत में पंच मंडली और बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये था ग्राम स्तर पर। ठीक है, आगे देखिएगा, छठा प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है, बताइएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है? एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की बात की जाए तो वो जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, उनकी एक पुस्तक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, उसी में उन्होंने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। और कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों से संबंध संचालन को मंडल सिद्धांत के नाम से पुकारा है। मतलब विदेशी राज्यों के साथ संबंध संचालन को साठ गुण नीति के नाम से बताया है। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर आधारित है और राम राज्य में जो प्रचलित जो दिग्विजय सिद्धांत है उसी पर आधारित है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त।
ठीक है। एक प्रकार की रणनीति जिसमें विषय की आकांक्षा रखने वाला राजा जो होता है, मतलब राज्य जो होता है अपने चारों ओर के अन्य राज्यों को मंडल मानता है, और मंडल सिद्धांत 12 राज्यों की वृत्तियों पर आधारित हुआ करता था। और इसके अंतर्गत मंडल का केंद्र ऐसा राज्य होता था जो पड़ोसी राज्यों को जीत करके अपने में मिलाने का प्रयत्नशील करता रहता है, और वह जिजी मतलब कि एक प्रकार से बड़ा पराक्रमी राजा हुआ करता था जो ऐसा करता था। तो एक राज्य जो कि बड़ा है वो अपने पड़ोसी राज्यों को सभी को आपस में मिला करके 12-13 राज्यों को मिला करके एक प्रकार से पूरा का पूरा मंडल सिद्धांत बना, मतलब मंडल एक बनता था सभी का, उसी को मंडल सिद्धांत बोलते थे। आजकल जैसे आप देवी पाटन मंडल सुनते होंगे नाम, देवी पाटन मंडल या फैजाबाद मंडल, ऐसे ऐसे कई मंडल आपने सुने होंगे। तो जो मंडल होता है वो वैसे ही पहले मंडल होता था कौटिल्य का मंडल सिद्धांत में। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के 12 राज्यों का वर्णन किया है। पहला राज्य कौन सा होता था भाई? एक होता है बिजिगीसु राज्य। बिजिगीसु राज्य मतलब कि अपने राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखने वाला राज्य को बिजिगीसु राज्य बोलते थे, और इसका स्थान मंडल के केंद्र में होता था, और सबसे पावरफुल मतलब राजा यही होता था। दूसरा जो होता था वो होता था अरि। अरि माने होता है बिजिगीसु के सामने वाला राजा, जो उसका शत्रु होता था उसको अरि बोलते थे। तीसरा होता था मित्र राज्य। अरि के सामने का राजा मित्र कहलाता था, और यह बिजिगीसु का मित्र और अरि का शत्रु हुआ करता था। चौथा जो राजा हुआ करता था उसको बोलते थे अरिमित्र। अरिमित्र का मतलब मित्र के सामने वाला राज्य अमित अरिमित्र कहलाता था, और अरि का मित्र हुआ करता था और बिजिगीसु का शत्रु हुआ करता था। इस प्रकार से ये होता था। और पांचवा जो राजा हुआ करता था वो होता था मित्र मित्र। मित्र मित्र में अरिमित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता था, और मित्र राज्य का मित्र होता था, और यही कारण है कि वह बिजिगीसु राज्य के साथ भी उसकी मित्रता होती थी। तो वो बिजिगीसु राज्य यानी कि जो राज्य सबसे पावरफुल है और जिसकी उससे मतलब शत्रुता है, उससे भी मित्र मित्र दोनों से मित्रता है, चाहे बिजिगीसु राज्य की बात की जाए चाहे आर्य देशों की बात की जाए, ठीक है, दोनों से मित्रता उसकी होती थी। इसके अलावा छठा राज्य होता था आर्य मित्र मित्र। मित्र के मतलब मित्र मित्र के सामने वाला राज्य, और अरि मित्र जो होता था अरि मित्र मित्र कहलाता था, क्योंकि वह अरि मित्र का मित्र अरि मित्र राज्य का मित्र होता था, और अरि राज्य के साथ उसका संबंध मित्रता का रहता था। इसी प्रकार से पाणिग्राह जो राज्य हुआ करता था उसकी अगर बात की जाए तो पाणिग्राह बिजिगीसु के पीछे स्थित राज्य होता था, ठीक है, और राजा अरि राज्य की तरह बिजिगीसु का शत्रु होता था, ठीक है। इसके अलावा आठवां जो राज्य हुआ करता था वो था आक्रंद। आक्रंद की बात की है तो पारसीग्राह राज्य के पीछे स्थित होता था ये, और ये खास करके आक्रंद राज्य होता था, और बिजिगीसु का मित्र राज्य होता था ये। इसी प्रकार से नौवां राज्य होता था कौन सा भाई? पारसीग्राह सार। पारसीग्राह सार की अगर बात की जाए तो पारसीग्राह सार राज्य जो था ये पारसीग्राह का मित्र राज्य होता था और बिजिगीसु का शत्रु होता था। इसी प्रकार से आक्रंद सार हुआ करता था जो कि पारसीग्राह सार के पीछे स्थित हुआ करता था, और खास करके ये राज्य जो होता था वो आक्रंद सार कहलाता था, और आक्रंद राज्य का मित्र होता था, बिजिगीसु का भी मित्र हुआ करता था। और इसके अलावा जो आपका 11वां राज्य हुआ करता था उसको बोलते थे माध्य। माध्य राज्य जो इस प्रकार का राज्य होता था जो बिजिगीसु और अरि दोनों ही प्रकार के राज्यों की सीमाओं से लगा होता था, और यह राज्य दोनों से अधिक शक्तिशाली होने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर इन दोनों में से किसी की सहायता कर सकता था, और या दोनों से मुकाबला भी कर सकता था, उसको बोलते थे माध्य राज्य। और एक राज्य होता था इनमें 12वां जो होता था लास्ट वाला वो होता था उदासीन राज्य। इस प्रकार का राज्य बिजिगीसु, अरि और मध्यम इन की सभी की सीमाओं से लगा हुआ था। मध्य राज्य, बिजिगीसु राज्य और अरि राज्य, ये 3 मुख्य राज्य हुआ करते थे। इन तीनों की सीमाओं से लगा हुआ राज्य होता था उदासीन राज्य, और यह राज्य अति शक्तिशाली होता था और अपनी इच्छा के अनुसार इन तीनों राज्यों में से किसी भी की आवश्यकता कर सकता था, किसी की भी सहायता कर सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से 12 राज्यों के समूह को एक प्रकार से राज्य मंडल बोलते थे कौटिल्य, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कौटिल्य ने 12 राज्यों का एक प्रकार से मंडल बताया था, तो इसी को मंडल सिद्धांत कहते थे, ठीक है। अच्छा, कौटिल्य ने कहा था कि इनकी संख्या 12 से घट सकती है और बढ़ भी सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और यह शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, और यह राज्यों के आपसी सहयोग पर आधारित होता था मंडल सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये मंडल सिद्धांत के बारे में कुछ बातें मैंने बताई, इसको और भी क्लियर तरीके से हम लोग समझेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। शक्ति सिद्धांत की अगर बात की जाए राज्य की उत्पत्ति का,
तो शक्ति सिद्धांत क्या है भाई, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत क्या है? तो शक्ति सिद्धांत की अगर बात की जाए तो शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण होता था शक्ति, पावर, और राज्य का उदय शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ था। और दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध की या युद्ध राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण युद्ध में विजेता शासक और पराजित प्रजा बन जाते थे। जो प्रजा पराजित मतलब जो पराजित होते थे वो प्रजा बन जाते थे, जो जीतते थे वो राजा बन जाते थे। क्लियर? तो इसी प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो राज्य की उत्पत्ति का ये सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत या पावर का सिद्धांत। ठीक है, इसकी परिभाषा दी है वाल्टियर महोदय ने। वाल्टियर ने कहा कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा होता था। ठीक है, दूसरे विद्वान है जेम्स, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध करना तनिक भी कठिन नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक समाजों का अस्तित्व सफल युद्धों में निहित होता है। मतलब युद्ध हुआ, जिसके पास पावर थी वो जीता, वो राजा बना, जो हारा वो प्रजा बन जाती है। ठीक है, बिस्मार्क कहते हैं कि राज्य का आधार रक्त और लोहा होना चाहिए। ठीक है, बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति अपनाते हैं ना, तो वही ट्रिस्के महोदय कहते हैं कि राज्य में आक्रमण करने और रक्षा करने की जो है जन शक्ति होती है। तो शक्ति सिद्धांत यही है। शक्ति सिद्धांत की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो शक्ति जो होता है राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार है। शक्ति का आशय भौतिक और सैनिक दोनों शक्तियों से होता है। इसके अलावा प्रभुत्व की लालसा, आक्रामकता और मानव स्वभाव के अनिवार्य घटक जो है ये एक प्रकार से होता है। प्रकृति का नियम है कि शक्ति ही न्याय करती है। जो पावरफुल होता है वही, चूँकि आप देखते हैं जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसको दोष भी नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान व्यक्तियों को दोष भी नहीं लगता है। जैसे अगर मान लेते हैं जो व्यक्ति 100 लोगों की जान बचा रहा है, उससे अगर एक आध लोगों की मृत्यु भी हो जाती है तो वो माफ़ करने योग्य होती है। ठीक है, जैसे पहले राजा का 7 खून माफ़ बोलते थे कि तो हार जाओ 7 खून माफ़, राजा का 7 खून माफ़ होता था। तो इसीलिए होता था चूँकि भाई चूँकि राजा बहुत सारे लोगों की पालन पोषण करता है, बहुत सारे लोगों की जान बचाता है, इस दृष्टि से अगर वो युद्ध में कई लोगों को मार देता था तो उसको पाप नहीं लगता था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी मोदी जी हैं इस समय, या भारत का कोई शासक है, मान लेते हैं अगर कोई युद्ध होगा या अभी इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है तो उसमें जो लोग मर रहे हैं तो इजराइल के लोग सोच रहे हैं जो मैं मार रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, फिलिस्तीन वाले सोच रहे हैं जो मैं मार रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन दोनों के देशों के हिसाब से अगर देखें, हालांकि वो लंबा हो जाएगा, आप खुद देखिए कि अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में भारत जिनको मारेगा तो उस क्या हो जाएगा, भारतीय सेना जो जिसको मारेगी, क्या भारतीय सेना को पाप लगेगा? नहीं लगेगा भारतीय सेना को पाप, क्योंकि उसने आत्मरक्षा में मारा है। ठीक है, उसने युद्ध में मारा है। तो युद्ध में जो व्यक्ति मरता है, ठीक है, उसको पाप नहीं लगता, मतलब जो मारता है या जो मरता है उसको पाप नहीं लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी। तो शक्ति का सिद्धांत जो है इसी बात को एकदम से फोकस करता है, उसी पर प्रयोग मतलब उसी पर एकदम से अडिग होता है। शक्ति सिद्धांत की भी कई आलोचना हुई। शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व तो नहीं है, सबसे पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि कहा गया कि शक्ति जो है राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार तत्व है, शक्ति सिद्धांत कहता है, लेकिन जबकि ऐसी बात है नहीं। टी.एच. ग्रीन जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त आलोचना करते हैं। कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आधार इच्छा होता है, ना कि शक्ति होती है। लोगों की इच्छा के बिना ना तो राज्य संगठित होता है और ना कायम रह सकता है, और लोग राज्य के आदेशों का पालन शक्ति के भय से नहीं करते, अपने विवेक और बुद्धि से करते हैं। ये टी.एच. ग्रीन कहते हैं। ठीक है, आगे लोगों ने भी आलोचना करी शक्ति सिद्धांत की। कहा कि शक्ति सिद्धांत जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी सिद्धांतों को जन्म दे सकती है या देती है, जिसका अर्थ है कि सिर्फ बलशाली को ही जीवित रहने का अधिकार है। तो इसी आधार पर भी आलोचना होती है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि यह सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है, जिससे लोगों की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है, जनतंत्र का विनाश हो जाता है। शक्ति सिद्धांत की आलोचना और भी विद्वानों ने करी। कहा कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व बंधुत्व का विरोधी है। शक्ति पर ही जोर देने के कारण से यह एक राज्य हो जाएगा, साम्राज्यवादी सिद्धांत का राज हो जाएगा। ठीक है, तो इस दृष्टि से इसकी बड़ी आलोचना होती है शक्ति सिद्धांत की। राज्य की उत्पत्ति में शक्ति सिद्धांत मान नहीं है, परंतु राज्य के जन्म और विकास में शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका जरूर रही है। प्राचीन समय में अराजक समाज को संगठित करने में
करते समय में खास करके शक्ति का जरूरत जरूर पड़ी थी और शक्ति के कारण ही एक प्रकार समाज संगठित हुआ करता था। आधुनिक समय में जब राज्य शक्तिशाली नहीं होते हैं तो अराजकता और विघटन का शिकार बन जाते हैं, ये भी बात देखी गई है। तो कुल मिलाकर के शक्ति का सिद्धांत आलोचना उसकी जरूर हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक शक्ति का सिद्धांत जो है उसको लोग मानते भी हैं, हालांकि मान्य नहीं है, इसको जो है नकार दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप इसको स्वीकार कर सकते, कुछ चीज़ें यहाँ बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्राचीन भारत के राज्य के प्रकारों की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारत के राज्य के प्रकारों की विवेचना कीजिए भैया। तो प्राचीन भारत के राज्य के कितने प्रकार थे? कई प्रकार हुआ करते थे। प्राचीन भारत में सामान्यतः राजतंत्र ही चलता था, परंतु राजतंत्र के अलावा सत्ता जो होती थी, राजतंत्र में क्या होता था, सत्ता वंशानुगत होती थी, राजा के पुत्र राजा बनते थे। किंतु प्राचीन साहित्य और विदेशी लेखकों के विवरण से इस बात की सूचना मिली है कि राजतंत्रात्मक राज्यों के साथ ही साथ प्राचीन भारत में और भी कई प्रकार के राज्य हुआ करते थे। जैसे कि पहला होता था गण या संघ राज्य। गण और संघ राज्य की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता था, एक अनुवांशिक राजा के हाथ में सत्ता न होकर के गण और संघ के हाथों में सत्ता हुआ करती थी। दूसरा राज्य हुआ करता था द्वैराज्य। द्वैराज्य की अगर बात की, द्वैराज्य में जिसमें एक ही साथ दो राजाओं का शासन होता था उसको द्वैराज्य बोलते थे। यूनान के नगर स्पार्टा में इस प्रकार का शासन हुआ करता था। यूनानी लेखकों के विवरण से ये बात पता चलती है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय पाटल यानी सिंध में इस प्रकार का शासन तंत्र हुआ करता था, दो राजा थे उस समय। ठीक है, तो दो राज्य की स्थापना भी भारत में थी। तीसरा जो प्रकार है भारत में राज्यों का प्राचीन भारत में, वो था नगर राज्य। अच्छा, नगर राज्य में किसी प्रमुख नगर को राजधानी बना करके उसके सीमावर्ती भागों पर शासन किया जाता था और ऐसे राज्यों का प्रचलन प्राचीन यूनान में अधिक हुआ करता था। ठीक है, यूनानी लेखकों के विवरण से ये बात पता चलती है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में कुछ राज्य उसी प्रकार के थे, जैसे न्यासा, सिबी, संगल। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं जो कि नगर राज्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और चौथे राज्य हुआ करते थे, उनका नाम था संघीय संयुक्त राज्य। ठीक है, प्राचीन भारत में संघीय और सम्मिलित राज्यों के अस्तित्व के भी प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक युग में आप देखेंगे पंचाल राज्यों का एक संघ हुआ करता था और सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में मालवा, इसके अलावा क्षुद्रक गणों का राज्य हुआ करता था। मौधे गणराज्य में 3 राज्य सम्मिलित हुआ करते थे। बुद्ध काल में वज्जी संघ और मल्ल संघ जैसे शक्तिशाली राज्य जो है आपके समक्ष आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे प्राचीन भारत में राज्य का केवल एक ही प्रकार नहीं था, प्राचीन भारत में भी राज्य के लगभग 4-5 प्रकार हुआ करते थे। कई प्रकार से लोग शासन करते थे। ठीक है, जिसमें द्वैराज्य, गणराज्य, ठीक है, नगर राज्य, संघीय और संयुक्त राज्य, ये सब हुआ करते थे। इसके अलावा एक तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में था, उसका नाम है राजतंत्र। राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो प्रचलन में थी ही, लेकिन इसके अलावा और भी कई राज्य हुआ करते थे। तो ये है भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। बाकी दीर्घ उत्तरीय की अगर बात की, खंडशः से पूछे जाते हैं। 2 शब्दों मतलब कि 2 प्रश्न का उत्तर केवल देना है, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। वर्ण व्यवस्था को लेकर के एक वीडियो मैंने चैप्टर नंबर 1 की बताई है, बोर्ड पर पढ़ाया है विस्तार से, तो उसको देख लेंगे तो इस वीडियो मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न है दूसरा नंबर, संस्कार से आप क्या समझते हैं? 16 संस्कारों का वर्णन कीजिए। तो मैं एक दिन संस्कारों पर चर्चा करने वाला हूं, 1-2 दिनों में या 4 दिनों में वीडियो आ जाएगी इसकी संस्कार वाली। तो संस्कार वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें मैं 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करूंगा। 16 संस्कारों के बारे में, 4 आश्रम के बारे में, 4 पुरुषार्थ के बारे में, इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो 16 संस्कारों के बारे में पहले चर्चा करूंगा, चूंकि यहाँ से प्रश्न एक आपसे पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय में। तो संस्कार जो 16 संस्कार हैं, पूरा का पूरा 16 संस्कारों को बताऊंगा और कौन कौन से संस्कार में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न चतुराश्रम यानी जो चारों आश्रम हैं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है आपका वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम है, इन्हीं को बोलते हैं चतुराश्रम। इनके प्रकार के बारे में बताएं और महत्व की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर चर्चा करेंगे हम जल्दी। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, उस पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे जल्द ही, सेपरेट वीडियो आएगी इन सभी की,
ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो होम साइंस का भी मॉडल पेपर आ चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा होम साइंस वाला मॉडल पेपर। होम साइंस का मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है, कल ये वीडियो आपके समक्ष आई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग की, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये 5th सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 की वीडियो है शायद ये, ठीक है, पेपर नंबर 2 BA 5th सेमेस्टर होम साइंस अगर आपने लिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है, सामुदायिक विकास और कार्यक्रम नियोजन। इसके अलावा जियोग्राफी का भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, पेपर नंबर 1 का प्रादेशिक भूगोल का, और पेपर 2 का जो रिमोट सेंसिंग और GIS वाला है उसको मैं जल्दी दे दूंगा लिखित वाला, जल्दी आप देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से प्रश्नों पर चर्चा की गई है। अगला जो आपका है वो है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल असेसमेंट आपको पढ़ना होता है पेपर नंबर 1 में शिक्षा शास्त्र के, इसका मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, पेपर 2 का जल्दी मॉडल पेपर आ जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा समाज शास्त्र का पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का मॉडल पेपर आपके समक्ष आ चुका है, देख लीजिएगा। पेपर 2 का अभी जल्दी ही हमने दिया है, रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज आपको पढ़ना है उसमें, ठीक है, यानी शिक्षा मतलब खास करके सामाजिक विज्ञानों में जो सामाजिक पद्धति होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है, सामाजिक जो रिसर्च मेथड होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है। सोशल रिसर्च मेथड पहले आप पढ़ते थे BA 3rd ईयर में पेपर 2 में, लेकिन अब पेपर 2 में आपको पढ़ना है BA 5th सेमेस्टर के, यानी BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में पेपर 2 में रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज पढ़ना है, ठीक है। पहले सोशल रिसर्च मेथड के नाम से इसको पढ़ते थे आप। तो इस प्रकार से आपको, और हिंदी का भी मैंने मॉडल पेपर दे दिया है, हिंदी का एक मॉडल पेपर जो पेपर नंबर 1 का है मैंने दे दिया है, पेपर 2 का जल्दी आपके समक्ष आने वाला है, कल या परसों तक आ जाएगा वो भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।